हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 की इतिहास की किताब, जिसका नाम है भारतीय इतिहास। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सारे एपिसोड हमारे चैनल, आपका चैनल NCERT रीडर फॉर UPSC, उस पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, डेली 1 बाय 1 आपको वहीं से मिलेगा। आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 12, सॉरी चैप्टर फर्स्ट। ये विषय 1। ये देख लो पहले, ईंटें मन के अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अगर कंपटीशन की तैयारी की है तो उसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पुरातत्व स्थल है जहाँ पुरानी चीज़ें या फिर बहुत पहले के समय का विकसित शहर था। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व शैल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। ठीक है, ये पढ़ लो, लिखा हुआ है पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। तो देख लेते हैं किस काल में कौन सा स्थान क्या हुआ। उसमें लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र जैसे क्षेत्र से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारित लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और
बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन्हीं संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये और भी लिखा है क्या ऊपर? नहीं है, ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू। ईपू का मतलब है ईसा पूर्व। अरे लो, ईपू का मतलब है ईसा। पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा। ईपू का मतलब है ईसा पूर्व। मतलब जब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की कहानी है। जब यीशु जो ईसाइयों के देवता ईसा मसीह, उनकी जन्म से पूर्व की कहानियाँ होती हैं इसमें। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ईसा पूर्व, हिंदी में ये लिखा तो है ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाते। ईसवी का मतलब होता है जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे ईसा मसीह का जन्म अगर 0 ईस्वी में हुआ, सन 0 में हुआ होगा, तो उसके बाद अगर 1 साल हुआ तो ईस्वी, 1 साल ईस्वी, इस टाइप से पाते हैं। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी, एनो डोमिनी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। दो शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिनका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है। आरंभ स्टार्ट, अब यहाँ से एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट है वो यहीं से है, तो फटाक से हम लोग पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई थीं। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके, आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थानों पर
पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कुछ तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरावनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा पुरा स्थलों में मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुराप्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे बराह, यानी सूअर को बोला जाता है, जो बराह अवतार नहीं बोलते हम लोग, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकेठक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी सेकंड नंबर पे आ गया। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृत मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी हरियाणा को बोला जाता है, बनावली बोला जाता है हरियाणा को, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी राजस्थान में, जो कालीबंगन कहाँ, राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संभवतः संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु और औजार का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि
कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता हो। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ जिससे आटा पीसते थे बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्नस अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरे वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो, ये क्या चल रहा है, एट मोहनजोदड़ो 1937 में उद्धृत है। इसमें कुछ लिखा हुआ है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तुएं की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे हैं। क्या यह एक उपयोगी नीति है? नंबर 3 मोहनजोदड़ो पूरा नगर आ गया। अब ये नगर पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या था। ठीक है, लिखा हुआ मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र ये उस समय का विकसित लेटेस्ट शहर था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। सूक्ष्मता मतलब गहराई से देखते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों
ये देख लो, भी इसके बारे में बताया जाएगा। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि वहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उनके अनुसार कार्यान्वयन मतलब बनाया गया। ऐसे उन्होंने पहले उसका नक्शा टाइप का बनाया और फिर उसके ऊपर उसे बनाना स्टार्ट किया, जो आजकल करते हैं हम लोग घर बनवाने में। नियोजन एक अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थीं। 3.1 नालों का मतलब ये 3.1 पॉइंट नंबरिंग है। नालों का निर्माण, एक्चुअल में जो हेडिंग है वो नालों का निर्माण में हुआ था। देखो क्या हुआ था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजन जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। सही बात है। चलो ये अब इधर दूसरा स्टार्ट यहाँ पे देख लो, कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटे ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। लिखा हुआ है 3.2 गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ
का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। मोहनजोदड़ो में केवल इतनी कुओं की संख्या थी, तो मतलब बहुत बड़ा गांव होगा। लिखा हुआ है, अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली और नालियों से जोड़ा गया। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या कुंड मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नाली में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थीं। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों से निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थीं। ये देख लो घर उस समय का। 3.3 दुर्ग। अब देख लो दुर्ग में क्या है। दुर्ग में लिखा है, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसे विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियाँ बनी थीं।
जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार थे। 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार के से नालियाँ गलियारे तथा साथ बने एक नाले में मिलते थे। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात को स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। नंबर 4 पे आ गए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। 4.1 समाधान। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। ये इसमें लिखा हुआ है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर, इसका मतलब है एक प्रकार का उपरत्न, जैस्पर का मतलब है एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बने एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। इसमें विलासिता की वस्तुओं में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 4.2 विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने
की एक अन्य विधि है। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र पाई गई हैं तथा पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। इस प्रकार फायंस मतलब घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाने में कठिनाई मिलती थी। फिर लिखा हुआ स्थित तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फायंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चंद हुदड़ों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनके के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायंस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे
चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढालाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ अब खंडित क्या है देख लें। कुछ खंडित चीज़ें मिली होंगी। कुछ खंडित को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। शैलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मन के शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पाद के भिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शक्ल निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चंद हुदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के लिए उपकरण मिले हैं। यदि आप एक में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिह्न करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट क्षेत्र थे जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चंद हुदड़ों और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। 5.1 उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। वहाँ का कूड़ा करकट भी देखते होंगे ये लोग। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं का निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार में वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब इसके बाद ये 6 नंबर से कल पढ़ाएंगे।
अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।